चलिए नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के क्लास में। आज के क्लास में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3 का कॉमन पेपर का सेट नंबर 10 में मैथ्स के डिस्कशन के लिए आए हुए हैं, तो सभी लोग फटाफट शेयर कर देंगे। चलिए ये आपका पहला सवाल आपके स्क्रीन पे, मैथ्स का ये पहला सवाल। 8 क्वेश्चंस आते हैं डेली, है ना। इसी टाइम हम लाइव आते हैं डेली आपका 8 क्वेश्चन डिस्कशन के लिए। तो ये 25 नंबर आपका सवाल है, ये पहला सवाल है। कह रहा है दो संख्याओं का एलसीएम 3 का 20वां गुणज है ना। यहां बात समझेंगे कि दो संख्याओं का जो एलसीएम है मेरे भाई 3 का 20वां गुणज है। इसका मतलब क्या हुआ, इस बात को थोड़ा सा समझेंगे। ये आपका जो एलसीएम आएगा, जो एलसीएम आएगा वो 3 का 20वां गुणज। 3 का 20वां गुणज का मतलब होता है 3 का गुणा 20 कर देंगे तो वही आ जाएगा। 3 का 20वां गुणज मतलब हो गया 3 इंटू कितना 20, मतलब यही 3 का 20वां गुणज है। 3 का पहला गुणज 3 है, 3 का दूसरा गुणज 6 है, 3 का तीसरा गुणज 9 है। तो इसी तरह से 20वां गुणज होगा, मतलब गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 60। ठीक है, ये आ जाएगा आपका कितना 60। आगे बोल रहा है कि उनका महत्तम समावर्तक एचसीएफ जो है मेरे भाई, एचसीएफ दे रखा है कितना 6। तो उनमें से एक संख्या 12 है। तो हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला कि पहली प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है मेरे भाई, तो यहां पे फर्स्ट संख्या दे रखा है कितना है 12। सेकेंड संख्या जो दे रखा है नहीं मालूम है सेकेंड संख्या, तो सेकेंड संख्या को ज्यों का त्यों उतार देते हैं। एलसीएम यहां दे रखा है 60 और एचसीएफ दे रखा है यहां पे 6, यहां पे 6 दिया हुआ है। तो यहां से 6 दूनी 12 और ये आ जाएगा आपका कितना 23। मतलब ये दूसरी संख्या, इसका जो रेशियो आएगा आपका कितना आएगा भाई, सॉरी दूसरा का जो संख्या आएगा वो 30। बी इज द राइट आंसर, बी इसका सही आंसर है। ठीक है मेरे भाई, बी इसका सही आंसर है। ठीक है, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। और अगले सवाल क्या है, ये आपका जीएस का है, जीएस का है। आगे यहां पे कर, यहां बोला है कि यदि 900 खिलाड़ियों ने क्रिकेट में भाग लिया तो टोटल आपका 9000 खिलाड़ी ने भाग लिया, टोटल खिलाड़ी ने इतना भाग लिया, और 8000 वॉलीबॉल में भाग लिया। ये तो क्रिकेट में लिया है ना, ये किस में लिया, क्रिकेट में लिया, और 8000 आपका जो लिया है वॉलीबॉल में लिया। किस में लिया भाई, 8000 जो है ठीक है। तो यहां पे बोला कि तालिका में दिए गए प्रतिशत का उपयोग करते हुए क्रिकेट और वॉलीबॉल का लिए चयनित महिला प्रतिभागियों का अनुपात। तो तालिका कहां है भाई, तालिका तो है नहीं। तालिका में कुछ परसेंटेज दिया होगा, है ना, कि तालिका में कुछ परसेंटेज दिया होगा। मान लीजिए कुछ भी तालिका में परसेंटेज दिया होगा। आर्यन जय हिंद, जय हिंद भाई। तो यहां पे तालिका में कुछ दिया होगा, तालिका यहां पे गायब है। आज जब तालिका यहां पे गायब है तो इस क्वेश्चन का सॉल्व भी नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे, है ना। क्लियर है, तो तालिका तो गायब है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, मतलब ये क्वेश्चन अधूरा है। ये क्या है, अधूरा क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है भाई, तालिका इसमें दिया हुआ नहीं है तो ये क्वेश्चंस आपके बन भी नहीं पाएंगे। उसके बाद अगला सवाल बोला गया है, अगला सवाल है कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है। एक समकोण त्रिभुज है और ये इसका जो आधार है वो 12 सेंटीमीटर है। अन्य दो भुजाओं के मापों का अंतर, अन्य दो भुजा जो दिया हुआ इसके मापों का जो अंतर होगा मेरे भाई वो 6 है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये x होगा तो ये x प्लस 6 होगा, होगा ना। ये x होगा तो ये x प्लस 6 होगा, ये x होगा तो ये आपका x माइनस कितना है, x माइनस 6 होगा। चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं,
चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये अगर x होगा तो ये x माइनस 6 होगा। तो कोई भी बातों से आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दोहराई नहीं, ठीक है। आप जैसे चाहेंगे वैसे लिख सकते हैं, या तो हम लिख सकते हैं भाई दोनों का मान लेते हैं। किसी के मन में आएगा कि नहीं सर यहां पे हम जो यहां पे x मानेंगे इसको x माइनस 6 मानेंगे, लेकिन आपको इतना मानने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां पे आपका 12 जैसे ही दे दिया, जैसे ही आपका 12 दे दिया, इसका मतलब ये क्या हुआ, जैसे ही 12 आपका इसका दे दिया मेरे भाई, ये 12 है, और हम जानते हैं जैसे ही 12 अगर समकोण त्रिभुज में अगर 12 कहीं भी नजर आ जाए तो हम जानते हैं कि ये आता है 9 12 13, और एक आता है 5 12 13, सॉरी 15 आएगा। ठीक है 12, या तो ये दोनों एक ट्रिपलेट है, ये दोनों एक ट्रिपलेट है। अब इसी ट्रिपलेट को मान के आप बना सकते हैं। अब इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देंगे कि कैसे इसको बनाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे। जैसे यहां 12 है, ये 5 अगर मानते, इस ट्रिपलेट को मानते ये 12 है, तो ये अगर 5 मानते ये 13, लेकिन बोला है कि दोनों के संख्याओं के बीच का अंतर जो होना चाहिए, दोनों की भुजाओं का अंतर जो होना चाहिए 6 होगा, जिसमें ये आपका फुलफिल नहीं हो रहा है। अगर ये 12 इसको अगर 9 मानते हैं, इसको 9 मानते हैं, और ये अगर 15 मानते हैं, तो एक बात समझेंगे, ये दोनों का बीच का जो अंतर है देखो 6 भी आ रहा है, ये सेटिस्फाई हो रहा है, वेरीफाई हो गया यहां पे, तो आंसर आ गया आपका कौन, ये वाला। मतलब यहां पूछ रहा है ये 9 और 15 आ गया, तो इसका परिमाप पूछ रहा है, पेरीमीटर आ जाएगा 12 प्लस 15 प्लस 9, ये आ जाएगा पेरीमीटर। 12 9 आपका आ गया कितना 21, 21 आ गया, 21 और 15 आ गया 36, 36 इज द राइट आंसर। आप ऐसे भी निकाल सकते थे, ऐसे भी निकाल सकते थे, एक्स स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर। ये भी ऐसे भी, यहां से भी आप क्या निकाल सकते हैं, एक्स का मान यहां से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। एक्स का मान आप यहां से भी निकाल सकते हैं, और ऐसे ट्रिपलेट अगर याद रहेगा तो यहां से भी कर सकते हैं, तो यहां से भी आप एक्स का मान निकालकर आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें होगा नहीं, दिक्कत वाली कोई बात है नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। अगले सवाल को देखते हैं, एक खुदरा विक्रेता अपने सभी सामानों का मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। इस बात को थोड़ा समझना कि इसकी जो लागत मूल्य है, इसका जो क्रय मूल्य है सीपी, ये 100 है, तो मार्केट प्राइस जो बोला गया है, मार्केट प्राइस 50% अधिक अंकित करता है। मतलब ये अगर 100 है तो वहां लिख देता है कितना, 50 ज्यादा लिख देता है, मतलब ये 150% हो गया, ये सॉरी 150 हो गया, और ये 100 हो गया। बात समझे कि नहीं, 50% अधिक अंकित करता है, मतलब ये 100 है, तो इससे ज्यादा 50 होगा तो 150 हो गया। फिर बोला है अंकित मूल्य पर 25% का छूट देता है, तो अंकित मूल्य पर 25% का छूट देता है, तो जब ये 25% का अगर छूट देगा तो यहां पे 150 का, एक बात बताएंगे कि 25% छूट पर अगर इसको बेचा गया तो 25% छूट दिया तो हो जाएगा कितना, 75%। कोई दिक्कत, मतलब ये आपका क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा। 75% पर बेच देगा भाई, मार्केट प्राइस इतना था, उस पर 25% छूट दिया, मतलब 75% पे वो सेल कर देगा, तो ये आ जाएगा आपका 25 या 75, 2500 का 100, क्लियर है। ये आपका आ गया 75/2, तो 25 5 या 15, 7 या 21, तो यहां से आ जाएगा आपका 1 1, ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। अब एक बात बताओ कि ये आपका क्या आ गया, ये सेल प्राइस आ गया कि इतना में बेचा गया, लेकिन यहां क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है, उसे लगता है कि उसे 25% का लाभ होगा, उसको लगता है, एज्यूम किया गया 25% का लाभ होगा, लेकिन क्या होता है, लाभ कितना होता है, ये आप अभी हम बताएंगे। यहां 100 पर था और बेचा आपका 112.5 में, तो मतलब यहां पे जो लाभ हुआ वो कितना का हुआ, 112.5% का हुआ, लेकिन यहां बोल रखा है 25% का, मतलब
उसको लगता है कि 25% का होगा, लेकिन उसका जो लगा है वो गलत है। हुआ कितना? 12.5% का। सी इज द राइट आंसर। ये सिर्फ ये जो नंबर दिया हुआ है आपको क्या किया? घुमाने का काम किया है ना? आपको आपकी जो माइंड को है उसको डाइवर्ट करने की कोशिश किया गया है, बस, और कुछ भी ज्यादा इसमें ये 25% का कोई यहां पे कोई योगदान नहीं है। मतलब उसको एज्यूम लगा, उसको लगता है कि 25% का होता है, लेकिन बस रियलिटी में 25% का होता नहीं है, वो 12.5% का लाभ होता है। क्लियर है? बात समझे मेरे भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल पे कह रहा है कि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर लिए गए इतना ऋण को 2 वर्ष में चुकाने हेतु से किए जाने वाला वार्षिक भुगतान की राशि ज्ञात करना है। ये सीआई का इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है। ये इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है ना? इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है। तो इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस में क्या होता है, इस बात को थोड़ा सा हम समझाने की कोशिश करते हैं। इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस में थोड़ा सा हम समझाने की कोशिश करते हैं कि सीआई का जो इंस्टॉलमेंट होता है, सीआई का इंस्टॉलमेंट जो होता है, मान लेते हैं कि रेट आपका, मान लेते हैं कि 10% रेट है और वो वार्षिक है, तो इसको 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/10। और टाइमिंग आपका 2 साल है। टाइमिंग 2 साल, किसको हम क्या बोलते हैं उस चीज को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। मतलब यहां पे एक बात समझेंगे कि ये 10 था, ये 10 था, ये पी हो गया, ये अमाउंट हो गया, ये 10 था, ये 10 था, एक ब्याज मिला तो ये 11 हो गया। 2 साल का टाइमिंग है, यहां पे 2 वर्ष का टाइमिंग है। हम 2 साल को ही मानते हैं, 3 साल भी मान सकते हैं, जितना भी, लेकिन 2 साल को अगर समझ पाए तो क्लियर हो जाएगा। ये 10 था, ये भी आपका मान लेते हैं 11 हो गया 2 साल में। अब यहां पे अगर हम यहां पे इंस्टॉलमेंट की अगर बात करें, सॉरी, इंस्टॉलमेंट की अगर जब भी बात करेंगे इस बात को थोड़ा सा समझेंगे। इंस्टॉलमेंट में क्या होता है? इंस्टॉलमेंट में क्या होता है? ये 10 से 11 हुआ तो अगला साल जो होगा, ये पहला साल की बात हुआ, अगला साल जो होगा वो इसका स्क्वायर हो जाएगा। इंस्टॉलमेंट में 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पे 11 का स्क्वायर होगा, 11 का स्क्वायर होगा दूसरे साल। तीसरा साल होगा तो 10 का क्यू 11 का क्यू होगा। कब? जब इंस्टॉलमेंट की अगर बात करें तब। अब इंस्टॉलमेंट हमेशा हर साल इंस्टॉलमेंट क्या होता है? बराबर होता है। यही अमाउंट जो है उसी इंस्टॉलमेंट को, वो इंस्टॉलमेंट को दे रहा है, मतलब ब्याज सहित 1 साल में आया वही इंस्टॉलमेंट को भर रहा है। तो इंस्टॉलमेंट हर साल बराबर होता है, हर साल इंस्टॉलमेंट बराबर होगा। यहां पे 121 होगा तो यहां भी आपको 121 होना चाहिए। हर साल का इंस्टॉलमेंट, जब इंस्टॉलमेंट आप भरते होंगे तो हर साल का इंस्टॉलमेंट जो होगा वो देखते होंगे कि बराबर होता है। तो यहां 11 से गुना किए तो यहां भी 11 से गुना करेंगे तो ये आ जाता है, ये आपका कितना आ गया? 100, 110, मतलब ये 210 आ गया। तो 210 आपका क्या था? मूलधन था। और यहां पे 121 और 121 242, ये आपका आ गया क्या? अमाउंट आ गया। और ये वाला जो आपका टर्म देख रहे हैं 121, यहां भी 121, ये और ये आपका इंस्टॉलमेंट है, हर साल का इंस्टॉलमेंट। हर साल का क्या होगा भाई? इंस्टॉलमेंट होगा मेरे भाई। क्लियर है? हर साल का ये इंस्टॉलमेंट होगा। क्या इस बात को समझ पाए मेरे भाई? क्या इस बात को, इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन को समझ पाए? जब भी आपके सवाल में आएंगे तो आप कर सकते हैं। आर 10% है, 1/10 किए, ये 2 साल का हम बात किए तो पहला साल 10 से 11 हुआ, दूसरा साल इंस्टॉलमेंट अगर रहेगा सीआई का तो इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। क्यों होता है वो सारे चीज हम अगर क्लास में लेंगे तो उसमें बताएंगे। तो 10 का स्क्वायर, ये 11 का स्क्वायर, ठीक है। अगर 3 साल का होता है 10 का क्यू 11 क्यू, 4 साल का होता है 10 पर पावर 4, 11 पर पावर 4, इस तरीके से बढ़ते जाएगा। ठीक है। इंस्टॉलमेंट जानते हैं हर साल जो इंस्टॉलमेंट होता है वो बराबर होता है। तो यहाँ 11 था, यहाँ 121 था, इसको भी बराबर कर दिए तो 11 गुना किए, तो यहाँ भी 11 गुना किए तो 110 और 100 दोनों जोड़े तो 210, यहाँ दोनों जोड़े तो ये, मतलब 210 का कोई धन उसको रिटर्न करना होता है कितना? 242। मतलब यहां पे अगर बात करें तो 32 रुपया आपका जो है क्या है? 32 रुपया क्या आपका ब्याज है? 32 रुपया आपका क्या हुआ भाई? ब्याज हुआ, यही वाला। तो ये अमाउंट, ये इंस्टॉलमेंट इसको बोलते हैं, ये प्रिंसिपल और ये अमाउंट इसकी बात करते हैं। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं, मतलब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। 5% दिया हुआ है तो 5% को हम लिखेंगे 1/20, मतलब 20 था,
ये पी है और ये अमाउंट हो जाएगा। 20 था, एक साल में 20 से ये 21 हो गया। फिर ये 2 साल का दिया हुआ, इस चीज को ध्यान देंगे तो 2 साल का दिया हुआ तो यहां 20 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर। लेकिन एक बात जानते हैं, अभी हम आपको बताएं कि इंस्टॉलमेंट हमेशा बराबर होता है। तो ये आ गया 441, तो यहां पे भी गुणा करेंगे, ये 21 तो यहां भी 21 करना पड़ेगा। तो ये भी 4 से 41, यहां पे 21 गुना किए तो ये आ गया कितना 420, ये आ गया कितना 400। तो प्रिंसिपल हो जाएगा आपका 820, प्रिंसिपल आ गया 820 और ये टोटल आ गया कितना 441, 441, 842, ये आ गया टोटल अमाउंट। ठीक है, टोटल अमाउंट। लेकिन पूछ क्या रहा है, इस बात को देखते हैं कि किए गए जाने वाले वार्षिक भुगतान क्या है। तो ऋण लिया था 10,125, तो मतलब 820 बराबर 1025 आएगा। 820 बराबर ये आपका 820 कर्ज लिया मतलब मूलधन लिया, ये कर्ज लिया मतलब क्या लिया मूलधन लिया, और मूलधन यहां पे दिया हुआ 820 मतलब पी यहां पे दिया हुआ निकल कर आया 820। तो 820 से इसको कंपेरिजन कर दिए तो 1 यूनिट का मान आ गया। निकालना है इंस्टॉलमेंट, हर साल का इंस्टॉलमेंट क्या होगा, तो हर साल का इंस्टॉलमेंट आपका क्या होंगे बराबर होंगे। हेतु किए जाने वाले वार्षिक भुगतान की राशि ज्ञात करें। 2 वर्ष में चुकाने हेतु किए जाने वाला वार्षिक है ना भुगतान की राशि क्या होगी, और 2 साल में कितना भुगतान किया जाएगा, सॉरी हर साल का। तो हर साल यहां पे कितना आ गया 441 आ गया, यही आंसर हो जाएगा। तो इसको जब कैलकुलेशंस करेंगे तो क्या आंसर आएगा आपको बताना है। क्या आंसर आएगा भाई आपको बताना है मेरे भाई, क्लियर है, क्या आंसर आएगा आपको बताना है। ठीक है, क्या आंसर आएगा बताएंगे कैलकुलेशन करके मेरे भाई। ठीक है, पांच से काटते हैं तो 5 से अगर कटेगा, 5 कहीं 5, 3 32, 6 पंचे 30, ये आएगा। 5 से इसको कटाएंगे तो 5 दूनी 10, 5 पचे 25। तो सभी को कैलकुलेशन करेंगे तो आपका देखिए आंसर ये आएगा, ये आ जाएगा 5 इकाई 5, इक्यावन पॉइंट कितना आएगा बताना। अरे भाई बम बम, क्या यहां पे कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर किए, इसके लिए हम अलग से कॉन्सेप्ट लिखे। तो आप बोलते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करके बताइए, हम क्या यहां पे नहीं किए, इसके लिए अलग से हम आपको मैं यहां पे कॉन्सेप्ट बताएं। आप अभी जुड़िएगा और बोलिएगा कॉन्सेप्ट क्लियर करके बताएं। तो बताओ हम क्या करें, दिल निकाल कर आपके सामने रख दें। क्या इसमें कॉन्सेप्ट के नहीं क्लियर किए, इसके चीजों को हम लोग क्या नहीं बताएं आपको, इंस्टॉलमेंट के बारे में, इंस्टॉलमेंट के बारे में अलग से बताएं, उसके बाद इस क्वेश्चंस को किए। अब आपके लिए मैं क्या करूं, मतलब एक आध से कमेंट आप लोग करते हैं, एक शिक्षक बनने के लिए तैयार हैं लेकिन आप शिक्षक बनने के लायक नहीं है, इस तरीके से आप कमेंट करते हैं। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये आंसर आएगा, आप कर लेंगे कैलकुलेशन। ठीक है, ये हम आप इंस्टॉलमेंट का हम कॉन्सेप्ट भी बता रखे हैं। मतलब बेहुदा एकदम कमेंट आपको करना है बस, और कुछ नहीं। मतलब मास्टर यहां जान लगा दे पूरा, एकदम पूरी तरह से लगा दे, उसके बाद भी कॉन्सेप्ट क्लियर करके बताए पढ़ाइए। अगर ये सभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो क्यों टीचर बनने के लिए आए हुए, बताइए। अब देखो 25% सांद्रता वाले 26 लीटर संतरे का रस, 80% सांद्रता वाले संतरे का रस, इतना एकदम स्लो स्लो पढ़ा रहे हैं है ना, इतना स्लो करें कभी भी कि क्लियर, मतलब जो डिस्कशन होता है इतना स्लो नहीं होता है। लेकिन आप ही लोग के लिए हम कॉन्सेप्ट अलग से बता रहे हैं, सारी चीज बता रहे हैं, लेकिन तब पर भी आप लोग क्या करते हैं, उंगली करने में एकदम माहिर रहते हैं। अब ये 36, ये यहां पे सांद्रता जो है
मतलब 36 लीटर वाले सांद्रता में देखा गया कि ये 25% आपका क्या है, 25% सांद्रता है। 36 लीटर में 25% सांद्रता है। एक 80% सांद्रता वाले संतरे के रस को, एक क्या यहां पे है ये पता नहीं, लेकिन इसमें 80% आपका क्या है, सांद्रता है। दोनों को क्या किया, दोनों को मिला दिया, दोनों को मिक्स कर दिया, है ना। दोनों को मिक्स करने के बाद जब ये दोनों को मिक्स किया, ये 36 लीटर और यहां क्या नहीं मालूम है ये कितना है, इसको जब मिक्स किया तो मिक्स करने के बाद, दोनों को मिक्स करने के बाद देखा गया कि सांद्रता जो है 60% है। मतलब दोनों को मिक्स करके सांद्रता कितना है, 60%। एलिगेशन लग जाएगा, ठीक है। अब यहां पे 80 में से 60 जाएगा तो ये आ जाएगा 20, और ये 25 में से 60 जाएगा तो ये आ जाएगा मेरे भाई 35। ये कट गया तो ये 4 5 और ये आ गया 7, तो 4:7 आ गया। तो ये 4:7 जो आया है ये आपका मात्रा का रेशियो आया है ना, मात्रा का रेशियो आया है। तो यहां पे 4 बराबर, देखो इसकी मात्रा कितना है टोटल, तो ये 36 आ गया। तो यहां पे 9 गुना करेंगे 36 आएगा, तो यहां भी 9 गुना करेंगे तो ये 63 आंसर आया। मतलब ये इस 80% जिस मतलब रस में 80% सांद्रता है, इसका मतलब इसका आंसर जो होगा वो कितना लीटर मिलाया गया, 63 मिलाया गया है। मतलब ए इज द राइट आंसर, ए इसका सही आंसर है, ठीक है। ए इसका सही आंसर है भाई। क्लियर है यहां तक। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। यहां बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, इसके बारे में बोला कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होता है क्या, नहीं। पूर्ण संख्या जो होता है, होल नंबर जो होता है, और यहां पे नेचुरल नंबर जो होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और इन्फिनाइट तक जाएगा, और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा और इन्फिनाइट तक जाएगा। तो बताओ प्रत्येक पूर्ण संख्या, क्या होल नंबर नेचुरल होगा? प्रत्येक पूर्ण संख्या में अब 0 भी आता है तो 0 क्या प्राकृतिक संख्या होगा? नहीं होगा। मतलब ये आपका गलत है। प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होगा। प्रत्येक पूर्णांक कोई भी संख्या लेंगे तो ये मान लेते हैं कोई संख्या, ये पूर्णांक है, इंटीजर में 103/1 करेंगे, मतलब ये p और ये आ गया q, मतलब p/q के फॉर्म में आ गया। और p/q के फॉर्म में q कभी 0 नहीं होना चाहिए, q कभी 0 नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ 1 है। तो ये q जब आ गया तो हम कहेंगे कि ये आपका रेशनल नंबर हो गया, ये सही है, रेशनल नंबर होगा, मतलब ये आपका सही है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होता है, तो प्रत्येक पूर्ण मतलब संख्या जो होता है आपका, ये प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होता है। जैसे पूर्णांक, प्रत्येक पूर्णांक की बात करें तो ये 2/3 भी आपका क्या है, 2/3 भी क्या है आपका परिमेय है, लेकिन ये कभी पूर्णांक हो पाएगा तो ये आ जाएगा 0.66 आ जाएगा, कभी पूर्णांक में बन पाएगा, मतलब पूर्णांक मतलब इंटीजर होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। तो आंसर सिर्फ 2 होगा, मतलब 2 इज द राइट आंसर। 2 मतलब सी में ये आंसर आएगा, सी इज द राइट आंसर, सी इसका सही आंसर है, ठीक है, सी इसका सही आंसर है। क्लियर है भाई, सी इसका सही आंसर है। बात समझ पाए कि नहीं? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या का, किसी नंबर का, मतलब ये क्यों संख्या x है, इसका 3/7, 3/7 का 1/4 का 2/5वां हिस्सा बराबर है 15 के बराबर, 15 के बराबर। तो यहां से निकालना है, देखो 3×5 = 15, 2 दूनी ये आ गया, तो x का मान आ गया आपका कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, 14 25 70, ये आ गया 350। लेकिन पूछ रहा है यहां पे मेरे दोस्त, यहां पूछ रहा है कि उस संख्या का आधा इनमें से किसके बराबर होगा। तो इस संख्या का आधा अगर बात करें, इस संख्या का अगर आधा बात करें तो यहां आ जाएगा आपका कितना, 150, 175, यही आएगा ना, 175। इसका आधा जो आएगा वो 175 आएगा, आधा जो आएगा 175 आएगा। बी इज द राइट आंसर, बी इसका सही आंसर है ना, बी इसका सही आंसर है। इसका आधा पूछ रहा है। ये यहां तक आपका क्लास, आपका जो मैथ्स का क्वेश्चन था
मैथ्स का क्वेश्चन यहीं तक आपका एंड हो चुका है। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग पिछला जो आज का जो टेस्ट है ये तो सेट 10 है। सेट 9 जो हम लोगों ने किया था पिछले क्लास में, तो उसमें से एक क्वेश्चन जीएस का छूट गया था सबसे लास्ट में, जो था जो मैथ के बाद था। तो सबसे पहले उसका हम डिस्कशन कर लें, उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है ना। इसमें से तो बढ़ते हैं। सेट 10 के फर्स्ट क्वेश्चन से पहले सेट जो 9 था उसका एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 40, जहां तक मुझे याद है, आप एक बार चेक कर लेंगे उसको। उसमें बॉल बियरिंग की बात कही गई थी। बॉल बियरिंग का उपयोग कहां होता है, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका था रोलिंग घर्षण में, रोलिंग फ्रिक्शन। जो भी ऑप्शन रहा होगा, ऑप्शन तो मेरे सामने है नहीं क्वेश्चन वो, ठीक है। रोलिंग घर्षण इसको कहते हैं, लोटनी घर्षण एक्चुअली में कहते हैं, लोटनी घर्षण, ठीक है। तो इस लोटनी घर्षण में बॉल बियरिंग का प्रयोग होता है। ध्यान दीजिएगा कि घर्षण तो एक्चुअली में रोलिंग में होगा, बिल्कुल सही है सुनी जी, अब रोलिंग में होगा। अब कौन सा ऑप्शन था आप चेक कर लेंगे, जो भी रहेगा तो रोलिंग घर्षण इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। फ्रिक्शन जो होता है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को जमीन पे रख देते हैं, मान लो ये सड़क पे रख देते हैं और उसको खींचते जब हैं, तो जिधर वस्तु की गति होती है, गति की दिशा होती है, गति की दिशा, उसके हमेशा विपरीत एक बल लगता है वस्तु और सतह के मध्य। इस बल को घर्षण बल कहा जाता है, घर्षण बल कहा जाता है। तो वस्तु की गति के विपरीत जो बल लगा ये घर्षण बल होगा। और अगर सरफेस से ये टच कर रहा है, सतह से टच कर रहा है जितना ज्यादा, तो टच करने का मतलब ये एक्चुअली में हुआ कि उतना ज्यादा घर्षण होगा। इसको कम करने का सबसे आसान तरीका होता है कि सतह और वस्तु के बीच कांटेक्ट कम से कम हो। अच्छा बी था तो थैंक यू, बी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कांटेक्ट कम से कम हो, तो कम से कम कांटेक्ट के लिए क्या होना चाहिए कि कोई ऐसी चीज को हम यहां पे चलाएं जिसका सरफेस के साथ कम कांटेक्ट हो। सिलेंडर फॉर्म में अगर चीजें हो तो ज्यादा बेहतर होगी, क्योंकि सिलिंड्रिकल चीजों को जब घुमाया जाएगा जमीन पर तो उसका कांटेक्ट बिल्कुल नहीं के बराबर रहेगा। कम संपर्क होने से जमीन और वस्तु के बीच घर्षण बल कम लगेगा, है ना। तो इसके लिए प्रयोग में आता है बॉल बेयरिंग, ठीक ना, बॉल बेयरिंग। तो इसलिए करेक्ट आंसर इसका हुआ रोलिंग फ्रिक्शन, लोटनी घर्षण। तो बॉल बेयरिंग क्या करता है, घर्षण को कम करने का काम करता है, घर्षण को कम करने का कार्य करता है, एक्चुअल बात यह है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। जो क्वेश्चन था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि जो भूगर्भ में तापमान वृद्धि है इसका कारण क्या है। जमीन के अंदर जो रीजन फॉर द राइज इन टेम्परेचर इन द अंडरग्राउंड, ठीक है, अंदर जो भूगर्भ में टेम्परेचर होता है उसकी वृद्धि का कारण क्या होता है। प्रेशर, ये करेक्ट आंसर है, प्रेशर बढ़ते जाएगा उसकी वजह से। और रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन, ये भी सही है, एक से अधिक तो ऐसे हो गया, ठीक है। देखिए रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन, एक बात ध्यान रखना है, जितने भी एलिमेंट हैं, तत्व हैं, इनको दो भागों में बांटा जाता है। एक तो सामान्य हो गए और एक रेडियो सक्रिय हो गए, रेडियो सक्रिय, ठीक है, ध्यान दीजिए इस बात को। रेडियो सक्रिय, रेडियो सक्रिय का मतलब होता है ऐसा जिसमें रेडिएशन या विकिरण निकलती है जिस पदार्थ से, उसको रेडियो सक्रिय पदार्थ कहते हैं। और इसमें से जो विकिरण निकलती है वो तीन प्रकार की निकलती है। कौन कौन सी निकलेगी, अल्फा, बीटा और गामा। इसमें यह भी ध्यान रखना है कि अल्फा पर पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा पर नेगेटिव चार्ज होता है और गामा पर कोई भी आवेश नहीं होता, ये आवेशहीन होता है, ठीक है। तीन बातें हो गई। अब रेडियो सक्रिय पदार्थ की शुरुआत कहां से होगी। हम लोग जब तत्व की बात करते हैं, एलिमेंट की, तो इसकी सबसे बेसिक चीज हम लोग क्या जानते हैं, परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर, है ना, इसके बारे में जानते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से एटॉमिक नंबर के एलिमेंट से रेडियो सक्रियता की शुरुआत हो जाएगी, उससे पहले का जो एलिमेंट होगा वो सब नॉर्मल रहेगा,
तो यहां पे ध्यान देना है, एटॉमिक नंबर 84, 84। कोई भी ऐसा तत्व जिसका परमाणु संख्या 84 या उससे अधिक हो जाए वो रेडियो सक्रियता दिखाएगा। वैसे सब्सटेंस से, वैसे तत्व से अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशन निकलेगी। 84 किसका होता है? अगर देखा जाए तो एटॉमिक नंबर 84 होता है किसका? पोलोनियम का, पोलोनियम का। ठीक है, तो ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा बातें आपको बता दी। करेक्ट आंसर तो इसका डी आप लोगों ने दे ही दिया है, कोई डाउट है नहीं। एक से अधिक रीजन इसमें से है। जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर चलते जाएंगे वैसे वैसे तापमान जो है क्या होगा, वो बढ़ता चला जाएगा। और जैसे जैसे पृथ्वी से ऊंचाई पर जाएंगे वैसे वैसे क्षोभ मंडल जिसको हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर, उसमें टेम्परेचर घटते जाता है। ये बेसिक प्रिंसिपल होता है। तो एक तो पॉइंट ये हुआ। अब आते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्न में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स इज फाउंड ऑन द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए कि चट्टान जो है इसका निर्माण, चट्टान का निर्माण सभी काल में होता रहता है। ये ध्यान रखना है, ठीक है, होता रहता है। चट्टान एक ऐसी चीज है, रॉक्स, जिसका निर्माण होते रहता है। टूट फूट भी इसमें होते रहती है, परिवर्तन होते रहता है, अपरदन से, अन्य कारणों से। ठीक है भाई, ऐसा है, ये जो क्वेश्चन सेट होता है एक्चुअली में वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख के ही सेट होता है। ठीक है, प्रयास यही किया जाता है कि जितना ज्यादा हो सके जो पिछले साल के पूछे गए क्वेश्चन पेपर हैं उसके बिल्कुल निकट जाके ही क्वेश्चन को तैयार किया जाए। ठीक है, क्योंकि इसमें सारे सब्जेक्ट भी होते हैं और सभी टॉपिक को शामिल करना होता है। लेकिन जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन होता है ना, उसमें सारे टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आते हैं, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक से आते हैं। तो इसलिए आपको सारा टॉपिक देखना होगा ना, तो सभी टॉपिक के क्वेश्चन को इसमें शामिल करने से आपको थोड़ा इधर उधर लग सकता है, लेकिन प्रयास पूरी तरह से ही रहता है कि यहाँ पर जो एग्जाम का स्टैंडर्डाइजेशन है उसको मेंटेन किया जाए यहाँ के क्वेश्चन पेपर में, ताकि आपको लाभ हो। ठीक है अनवर साहब, इसको ध्यान रखिएगा। तो प्रयास यही रहता है। तो चट्टान का निर्माण सभी कारणों में होता है। पहली बात मैं बता दूं आपको कि प्राथमिक चट्टान एक जो होती है, प्राथमिक चट्टान जिसको कहते हैं प्राइमरी रॉक्स, एक्चुअली में ये जो है इसको आग्नेय चट्टान भी कहा जाता है, इग्नस रॉक्स, आग्नेय चट्टान। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि और जितने भी प्रकार की चट्टानें होती है उन सब का निर्माण यहीं से होता है। ठीक है, तो ये मदर रॉक्स कहलाएगी, आग्नेय चट्टान जो होती है। इसी से अन्य प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है, आग्नेय से। क्यों? क्योंकि जमीन का जब धरती का ही निर्माण हो रहा था, वही एक तरह से अपने शेप में आ रही थी, तभी इस प्रकार के आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ। अब इसमें दो कंडीशंस होते हैं। एक तो अंतर्जात शब्द एक होता है, अंतर्जात घटना, और एक होती है बाह्य घटना। अंतर्जात इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव, ये दो इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आग्नेय चट्टान का निर्माण जो हुआ ये दो तरीके से हुआ होगा। एक, जब जमीन के अंदर ही ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, जो मैग्मा था वो जमीन के अंदर रह गया, मैग्मा जमीन के अंदर काफी गहराई में रह गया और ठंडा हो गया, जमीन के अंदर ठंडा हुआ। ठीक है, तब जाके जो बना वो एक्चुअली में आग्नेय चट्टान का एक रूप था, जिसको ग्रेनाइट के नाम से जानते हैं। इसको ग्रेनाइट कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरा एक क्या होता है कि जब वो मैग्मा बाहर निकल जाता है जमीन की सतह से ऊपर, तो काफी तेजी से वो ठंडा होता है। यहाँ पे काफी तेजी से ठंडा नहीं होता है, क्योंकि जमीन के नीचे तो काफी अधिक टेम्परेचर होता है। तो जब बाहर में काफी अधिक तेजी से ठंडा होता है, वायुमंडल में हीट चली गई, समुद्र के पानी के वजह से ठंडा हो गया, तब वहां पर क्या होता है कि मैग्मा जमीन के बाहर सतह पर, ठीक है, ठंडा हुआ, तो उस परिस्थिति में बेसाल्ट चट्टान का निर्माण होता है, जिसको बेसाल्ट चट्टान जिससे काली मिट्टी बनती है, इसको रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी या रेगुड़ मिट्टी भी इसको कहा जाता है। तो कुल मिलाकर कंक्लूजन निकला कि आग्नेय चट्टान से ये ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टान बनते हैं। अब ये ग्रेनाइट और बेसाल्ट में अगर लंबे समय तक परिवर्तन होता रहेगा, बारिश होगी, धूप पड़ेगी इस पे, है ना, तो इसमें जो चेंज होगा वो फिर रूपांतरित चट्टान के रूप में होगा। ठीक है, कायांतरित या मेटामॉर्फिक रॉक्स उसको कहेंगे। ये परिवर्तन होते रहता है।
अब अगर प्राथमिक चट्टान, ये आग्नेय चट्टान जो है, इसके बारे में एक बात और ध्यान रखना है कि इस आग्नेय चट्टान में न तो जीवाश्म पाए जाते हैं, जीवाश्म फॉसिल्स, जीवाश्म और परत नहीं पाई जाती है। इसमें ध्यान रखिएगा, नहीं पाई जाती। क्यों? उस समय जीव था ही नहीं, तो जीवाश्म कहां से आएगा? धरती का निर्माण ही हो रहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर कौन होगा? डी। डी तो आंसर था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, क्या दिक्कत है इसमें? फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन था इसका डी आंसर था, करेक्ट आंसर डी था इसका। ठीक है, तो जमीन के अंदर ठंडा हो। अब इसमें से जीवाश्म और परत नहीं मिलेगी। अब अग्नेय चट्टान के परिवर्तन से बनती है अवसादी चट्टान, जिसको हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। अवसादी चट्टान परतदार चट्टान होती है, परतदार चट्टान होती है, चट्टान होती है। पहली बात ये, तो इसमें जीवाश्म होता है, जीवाश्म भी पाया जाता है। जितने भी आप कोयला, तेल, गैस ये सब निकालते हैं, ये सब बेसिकली आपका सेडिमेंट्री और अवसादी रॉक से ही पाया जाता है। और ये पृथ्वी के 75% भाग पर, ठीक है, धरातल के, पृथ्वी के धरातल के 75% भाग पर चट्टान विस्तृत है, विस्तृत है। तो करेक्ट आंसर यहां पे हो गया इसका सी, सी। ठीक है, धरातल के सर्वाधिक भाग पर कौन सा चट्टान? तो सी। सी का मतलब कौन? अवसादी, सेडिमेंट्री रॉक्स होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर इसमें हो गया सी, करेक्ट आंसर इसमें हो गया सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आइए। विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र, विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र। देखिए, ज्वालामुखी की बात जब की जाए तो इसको हम ज्वालामुखी वाले क्षेत्र में तो कई हिस्सों में बांटते हैं। एक तो प्रशांत पेटी होता है, प्रशांत पेटी, ठीक है, सरकमफेरेंस बेल्ट एक होता है। ये पूरा आपका जापान से लेके फिलीपींस वाला एरिया जो है, फिलीपींस वाला, और पूरे घूम के अर्थ पर ये पूरा प्रशांत पेटी होता है। 2/3 है ना, जो यहाँ पे विस्फोट है वो बेसिकली इसी में होगी। पहला तो ये हो गया। दूसरा एक कहलाता है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, कॉन्टिनेंटल बेल्ट, मध्य महाद्वीपीय पेटी इसको कहेंगे। इसमें आपका अफ्रीका, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, यूरोप वाला एरिया पूरा आ जाएगा। ठीक है, यूरोप वाला, ये सब मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट में आएगा। और एक जो है अटलांटिक बेल्ट भी होता है, उसमें भी कुछ हद तक, अटलांटिक बेल्ट, इसमें भी कुछ हद तक भूकंप के आने और ज्वालामुखी विस्फोट की गुंजाइश बनी रहती है। ठीक है, तो परिप्रशांत पेटी में 2/3 फॉर्म में आता है विस्फोट, सबसे अधिक होता है इसमें, ज्वालामुखी विस्फोट के चांसेस होते हैं। तो करेक्ट आंसर यहां पर जो होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो होगा, देखिए, फिलिपाइन द्वीप समूह ये भी इसी बेल्ट का हिस्सा है, जापानी द्वीप समूह इसी बेल्ट का हिस्सा है। ठीक है, लेकिन इन दोनों में ही सबसे अधिक भूकंप आता है, और इस दोनों के कंपैरिजन को करना पड़ेगा हमें, तो सबसे करेक्ट आंसर होगा ए, फिलिपाइन द्वीप समूह। यहां पर सबसे अधिक भूकंप आता है। जो यहां का ऑप्शन दिया हुआ है उसके आंसर सबसे करेक्ट आंसर यहां पर ए है। ठीक है, यहां के ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर ए है। हालांकि वैसे अगर हम देखें तो कंप्लीट आंसर डी भी दिया जा सकता है, लेकिन कब? जब हम पेटी के हिसाब से देखेंगे, पूरे अर्थ को डिवाइड कर देंगे बेल्ट में, कितना बेल्ट है, तब उसमें डी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां का ऑप्शन कह रहा है केवल पर्टिकुलर जगह की बात, तब उसमें करेक्ट आंसर लगाइए आप फिलीपींस। करेक्ट आंसर आपका फिलिपाइन द्वीप समूह आएगा। ठीक है, इसमें से कुछ का याद आपको रखना पड़ेगा, जैसे स्ट्रोम्बली, स्ट्रोम्बली ये भूमध्य सागर का ज्वालामुखी होता है। इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं स्ट्रोम्बली को। फ्यूजियामा, फ्यूजियामा ये जापान का प्रमुख है। मोनालोआ, मोनालोआ ये हवाई द्वीप, यूएसए, हवाई द्वीप, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। ठीक है, एटना इटली,
कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी, बोत्सवाना, बोत्सवाना, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी हैं जिस पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट ये है मौना लोआ, इस पे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो करेक्ट आंसर हमारे पास थर्ड का आया ए। करेक्ट आंसर जो है थर्ड का हमारे पास आया ए, करेक्ट आंसर है ए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल के बीच स्थित संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? देखिए, जो हमारा पृथ्वी का वायुमंडल है, उस वायुमंडल में इसको अगर हम पृथ्वी की सतह माने, पृथ्वी की सतह, तो इस सतह से आप 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाएंगे तो आपको मिलेगा क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल। ठीक, फिर यहां 20 किलोमीटर मान के चलिए, 2 किलोमीटर का ट्रांजिशन जोन होता है जिसमें दोनों होते हैं 20 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक यहाँ जो है 50 किलोमीटर तक ये होता है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल। फिर 50 से लेके 80 किलोमीटर तक यहाँ पे होता है मध्यमंडल, मध्यमंडल मेसोस्फेयर। और 80 से फिर लेकर 640 तक होता है, 640 तक आइनोस्फेयर, आइनोस्फेयर। ये बेसिकली डिवीजन होता है। इसमें क्षोभ मंडल में क्या होता है, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे टेम्परेचर घटता जाएगा, टेम्परेचर घटेगा। ठीक है, 1000 मीटर अगर आप ऊपर जाते हैं यानी 1 किलोमीटर, तो लगभग 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर घट जाता है। इस तरह से ठंड काफी बढ़ती जाएगी। लेकिन जैसे ही आप समताप मंडल में एंटर करते हैं, अचानक यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने का कारण यहाँ पे होती है ओजोन गैस, जो ग्रीन हाउस गैस है, जो हीट को एब्जॉर्ब करके रखती है। तो अचानक टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ गया। ठीक है, अब जैसे ही मध्य मंडल में जाते हैं, फिर ये ओजोन वगैरह तो रही नहीं, अचानक टेम्परेचर यहाँ पे घट जाता है, घट जाता है यानी -100 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि मध्य मंडल जो है, ये वायुमंडल के जितने भी लेयर हैं सबसे ठंडा लेयर है, सबसे ठंडा लेयर ये मध्यमंडल होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जितने भी प्रकार के मौसम से संबंधित गतिविधियां होती है सब क्षोभ मंडल में होती है। धूल का कण उड़ना, हवा का चलना, हवा का तेज होना, बारिश वगैरह जो भी हो। समताप मंडल शांत मंडल होता है, शांत मंडल है, यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं होती है, इसीलिए जो वायुयान होते हैं वो इसी पर उड़ते हैं। ठीक है, वायुयान यहीं पे उड़ते हैं। ओजोन का लेयर भी यहीं पाया जाता है, निचले स्तर में पाया जाता है, 20 से लेके 25 तक ये पाया जाता है। ठीक है, इतने पॉइंट्स हैं। तो इसमें जो ये कह रहा है कि क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल के मध्य जो संक्रमण जोन, मतलब जहां पे क्षोभ मंडल की प्रॉपर्टी और समताप मंडल की प्रॉपर्टी मिक्स हो रही हो, इसको क्या कहेंगे? इसको ट्रॉपिक लिमिट या क्षोभ सीमा के नाम से जानते हैं, क्षोभ सीमा के नाम से इसको जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या निकला? बी। करेक्ट आंसर यहां पे निकला बी, क्षोभ सीमा के नाम से जानते हैं। मध्य मंडल के बाद जो आयनोस्फीयर होता है, यहां पे क्या होता है कि गैस आयन के रूप में टूट जाता है, टूट जाता है। गैस के आयन के रूप में टूटने का मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म में टूट जाएगा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म में टूट जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो करेक्ट आंसर इसका हो गया बी। और इसमें कई लेयर मिलते हैं फिर आयनोस्फीयर में, ये भी ध्यान दीजिएगा। यहां एक बात बता दूं मैं, गैस का जो कण है, कोई भी चीज हो, वो एटम से बना हुआ है। एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है नाभिक में, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूमता है। अगर इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाए अधिक एनर्जी की वजह से, तो यहां इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज हो जाएगा और प्रोटॉन पे प्लस रहेगा, और न्यूट्रॉन पे तो कुछ होता नहीं, तो टोटल न्यूक्लियस पे प्लस हो गया, इलेक्ट्रॉन अलग हो गया। इस तरह से पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का अलग हो जाना ही कहलाता है आयन का बनना। आयन का बनना या आयन का निर्माण इसी को कहते हैं। जब एटम टूट जाए, इलेक्ट्रॉन उसका बाहर निकल जाए, तो नेगेटिव चार्ज अलग, पॉजिटिव अलग। ठीक है, ये होता है यहां पर, कहां? आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर में यही घटना होती है यही घटना होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहां पे आया बी। आइए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे, 4 का बी था, 5 पे। गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा, चीखता साठा क्या है? ये एक्चुअली में लोकल नेम है। दक्षिणी गोलार्ध में
गोलार्ध में 40 डिग्री से 50 डिग्री अक्षांश के मध्य चलने वाली वायु या हवा, जी ठीक है, हवा, चलने वाली पछुआ हवा, वेस्टर्लीज है ये, पछुआ हवा या वायु जो है इसको कहा जाता है एक्चुअली में गरजती 40, प्रचंड 50, चीखता 60। इसका संबंध जो है प्रेशर, जो वायुमंडलीय दाब है, एंड टेम्परेचर, उस समय जमीन का तापमान कितना है, इस दोनों से होता है। और यही प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्शन को भी डिसाइड करता है। तो करेक्ट आंसर इसमें हो गया दक्षिणी गोलार्ध की पश्चिमी पवने, वेस्टर्न विंड्स इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। करेक्ट आंसर इसका हो गया बी। करेक्ट आंसर इसका हो गया बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका बी हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे, कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से, तो फैक्ट है जो याद रखना है, बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है, कील नहर है। करेक्ट आंसर सी है, कील जो है बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ रही है। जो एक आपका स्वेज नहर है वो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, भूमध्य सागर से जोड़ती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पनामा जो होती है, पनामा ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन से जोड़ने का काम करती है। तो करेक्ट आंसर इसका हमारे पास आया सी। 6 का करेक्ट आंसर आया सी, कील नहर जो बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ने का काम करती है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी छोर का नाम क्या है जहां पर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर आपस में मिलते हैं? देखिए, दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है इसके चारों तरफ अगर आप घूम जाएंगे तो जो पाथ बनाया गया है, जो रास्ता बना हुआ है, इसको कैप हॉर्न के नाम से जानते हैं, कैप हॉर्न। तो करेक्ट आंसर यहां पे होगा सी, कैप हॉर्न। करेक्ट आंसर यहां पे कैप हॉर्न होगा इसका सी। यहां एक बात और ध्यान रखना है, अगर यहां पर एशिया की बात करें, यहां यूरोप की बात करें, ठीक है, और ये जो है आपका अफ्रीका वाला इलाका है, ये जो है अफ्रीका है, अफ्रीका है, और यहां पूरा समुद्र पड़ा हुआ है। तो ये जो पूर्वी एशिया है, पूर्वी एशिया, चीन हो गया, जापान हो गया, फिलीपींस, इंडोनेशिया वाला इलाका हो गया, यहां से यूरोप आने के लिए एक जो पाथ, एक रास्ता चुना गया था पहले के नाविकों के द्वारा, ऐसे पूरा अफ्रीका का चक्कर लगा के और समुद्र के रास्ते फिर ये यूरोप पहुंचते थे। ये वाला रास्ता एक्चुअली में कहलाता है केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप। तो ये क्या है? पूर्वी एशिया, पूर्वी एशिया को यूरोप से जोड़ता है, जिसमें संपूर्ण अफ्रीका महादेश का चक्कर लगाना पड़ता है। तो ये वाला जो है ये एक्चुअली में कहलाता है केप ऑफ गुड होप्स। और केपटाउन तो एक शहर है, ठीक है, अफ्रीका का, याद रखिएगा। इस तरह से करेक्ट आंसर यहां पे आ गया केप हॉर्न। इस तरह से करेक्ट आंसर इसका आ गया केप हॉर्न, सी, केप हॉर्न। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे चंदन प्राची पूछ रहे कि इस क्लास का पीडीएफ कहां मिलेगा सर? ये अभी वेट कीजिए, पूछ के बताता हूं। पीडीएफ यहाँ मुझे नहीं उसके बारे में जानकारी है, मैं पूछ के आपको बताता हूं, ठीक है ना। ओके, आगे चलें दोस्त, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तकला मकान मरुस्थल एक्चुअली में कहां स्थित है? तकला मकान मरुस्थल को आप या तो मध्य एशिया कहें, मध्य एशिया में, ठीक है, एशिया या चीन में भी बोला जा सकता है कुछ हद तक। क्या ऑप्शन है? सेंट्रल एशिया है ऑप्शन यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर आप यहाँ पे मध्य एशिया लगाएंगे। इसी सेंट्रल एशिया में तकला मकान मरुस्थल स्थित है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कुछ मरुस्थल के बारे में, जैसे गोबी, ठीक है, ये मंगोलिया एवं चीन में स्थित है। एक तो पॉइंट ये है गोबी। सहारा
उत्तरी अफ्रीका में है। उत्तरी अफ्रीका, कालाहारी, दक्षिणी अफ्रीका, भारत में अपना थार है। ठीक है, तो ये सब जो मरुस्थल हैं इसको आपको याद रखना है। ठीक, आगे आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखने वाले कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। ये तो एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। धन निष्कासन का सिद्धांत, उसके अनुसार, उनके अनुसार यह कहा गया था कि अंग्रेज जो हैं भारत का धन भारत से लेके जा रहे हैं और अपने यहां उसका उपयोग कर रहे हैं, भारत को इसके बदले कुछ नहीं मिल रहा है। तो इन्होंने इस बात को रखा था, ड्रेनेज थ्योरी का। ठीक है, धन निष्कासन सिद्धांत इन्होंने दिया था। अब इसमें से कुछ बुक की अगर चर्चा कर ली जाए तो गीता रहस्य, रहस्य ये तिलक का, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था। एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा, एक गीता हृदय करके, हृदय करके पुस्तक था, ये स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया था। सहजानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया था। भारत एक खोज, ये जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक थी। जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक थी भारत एक खोज। भारत का आर्थिक इतिहास, रमेश चंद्र दत्त। भारत का आर्थिक इतिहास रमेश चंद्र दत्त की पुस्तक थी। ये इतिहास पर लिखी गई, अर्थशास्त्र पर लिखी गई, अर्थशास्त्र पर लिखी गई प्रथम पुस्तक मानी जाती है। प्रथम पुस्तक मानी जाती है, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो इतने ये सब सारे बुक्स हैं, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, रमेश चंद्र दत्त का नाम तो आया है एक्चुअली में यहाँ पे। ठीक है, उनकी ये बुक थी। अच्छा, अमर्त्य कुमार सेन एक आए हैं, देखिए अमर्त्य कुमार सेन भी एक अर्थशास्त्री थे मतलब हैं भारत के, ये अमेरिका में रहते हैं एक्चुअली में, भारतीय मूल के हैं। और इनको कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए, शास्त्र के लिए नोबेल प्राइज मिला हुआ है। नोबेल प्राइज मिला हुआ है। कभी कभी फैक्ट्स में क्वेश्चन आ जाता है, कई बार एग्जाम में आया है कि अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज मिला, किस किस प्रकार के अर्थशास्त्र? तो कल्याणकारी अर्थशास्त्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? आपको पता होगा बिरसा मुंडा चर्चित क्यों थे। ये बिरसा आंदोलन को लेकर चर्चित थे, बिरसा आंदोलन। और बिरसा आंदोलन हुआ क्यों था? हुआ इसलिए क्यों क्या था? क्योंकि बाहरी लोगों को भगाना था इनको, बाहरी लोगों को निकालना था। एक तो पॉइंट यह है, अपने क्षेत्र से इनको। ठीक है, दूसरा, जमींदार के शोषण से मुक्ति, जमींदार के शोषण से मुक्ति, ये भी एक पॉइंट था। शोषण से मुक्ति के लिए ऐसा किया जा रहा था। ठीक है, तीसरा, अंग्रेजों के हस्तक्षेप को समाप्त करना, अपने धर्म की रक्षा करना, अपने धर्म की रक्षा और पुनः स्थापना करना, ये सारे कारण थे जो बिरसा आंदोलन में हुए थे। ठीक है, ये 1899 से लेके शुरू हुआ, 1900 के आसपास ये चला। ठीक है, आंदोलन, बिरसा आंदोलन। इसको अलगुलान विद्रोह भी कहते हैं, अलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। अलगुलान का मतलब होता है महान हलचल, महान हलचल। यानी पूरी तरह से जब मुंडा आदिवासी परेशान और तबाह हो गई थी, तब उन्होंने इस प्रकार के आंदोलन को किया था। एक सेकंड, प्लस
अच्छा, अब ये एक्चुअली में क्या है कि टेस्ट का डिस्कशन है, इसका पीडीएफ आपके पास नहीं जा सकता है, ठीक है ना, ये क्लास नहीं हो रही ना, एक्चुअली में टेस्ट का डिस्कशन है, इसलिए इसका पीडीएफ नहीं जाता है। आपको इतना मेहनत करना होगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूं इसको फिर उसको लिख लेना होगा एक बार, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। नहीं, तत्काल तो प्रियंका यही है, पीआरटी के लिए ही है, ठीक है। 6 to 12 का तो फास्ट डिवीजन बैच नहीं है, इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है मेरे पास। 1 to 5 का था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अलगुलान विद्रोह, महान हलचल इसको कहते हैं। आंदोलन 1900 में हुआ और बिरसा मुंडा को जून 1900 में अरेस्ट किया गया, में मृत्यु हो गई, जेल में ही मृत्यु हो गई। अरेस्ट किया गया था जनवरी में ही हो गई और उस समय आंदोलन समाप्त हो गया। लेकिन इस आंदोलन ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उस क्षेत्र में, और अंग्रेजों को कई सारे नीति को चेंज करना पड़ा था। इसमें एक बात और मैं बता दूं कि सामूहिक रूप से मुंडा जनजाति के द्वारा खेती कार्य करना खूंटकारी व्यवस्था कहलाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आने की पूरी गुंजाइश होती है। अगर आपके पास पूछ दे खूंटकारी व्यवस्था कहलाता है कि खूंटकारी से आप क्या समझते हैं, तो मुंडा जनजाति के लोग जो थे वो सामूहिक रूप से जो खेती करते हैं ना, ठीक है, उसी को खूंटकारी कहते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है किसके पक्ष में थे मुंडा, ये किसी के पक्ष में नहीं थे। इन सब उद्देश्य को लेकर वो आंदोलन हुआ था। उसमें से कहीं नहीं था कि झारखंड बनाना है कि उत्तरांचल की छत्तीसगढ़ बनाना, ठीक है। तो कोई नहीं, ई होगा करेक्ट आंसर ही, इनमें से कोई नहीं। 10 11 पे आइए। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? देखो यहां पे ध्यान रखना है, 1813 का चार्टर एक्ट जो आया था, ऐसा ध्यान आपको तो होगा ही कि अंग्रेज जो है उस समय समय पर अलग अलग नियम लाते थे। क्यों? पहले के नियम में कुछ समस्या थी, उसका समाधान करने के लिए फिर नए नियम, फिर उसमें कुछ समस्या रह गई, फिर नए नियम, ठीक है। तो करेक्ट आंसर तो 20 का हुआ, चार्टर अधिनियम 1813। इसमें कई बातें कही गई थी। एक तो ये कंपनी के व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। इसकी मीनिंग क्या हुई कि 1813 से पहले क्या था कि भारत में केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करेगी, चाहे किसी भी चीज का व्यापार करना हो। अब क्या कहा गया कि नहीं, इंग्लैंड का कोई भी व्यक्ति व्यापार कर सकता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार नहीं रहेगा। लेकिन चाय पर तथा चीन के साथ कंपनी का ही एकाधिकार रहेगा, कंपनी का ही व्यापारिक एकाधिकार रहेगा। ये दूसरी बात, ठीक है, एकाधिकार रहेगा। मेरी बात आई समझ में? तो ये 2 पॉइंट्स थे, चाय पर और चीन के साथ जो है कंपनी का ही रहेगा, बाद बाकी पर अधिकार समाप्त हो गया। एक पॉइंट और इसमें महत्वपूर्ण है, 2 तो हो गए। तीसरे पॉइंट को देखिए, ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार, ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार, ठीक है, ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति इसी में दी गई थी, इसी में, ठीक है। और उसके साथ साथ 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च करने की बात हुई थी। ये था चार्टर अधिनियम 1813, इसका पूरा काउंट, ठीक है। वुड डिस्पैच 1854 जो है ये डलहौजी के टाइम में आया था, डलहौजी के समय आया था, ठीक है। तो प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा में नवीन प्रयोग है ना, नए प्रयोग को लेकर ये वुड डिस्पैच था। किसमें? प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा में। महिलाओं की शिक्षा की भी इसने बात की थी, महिलाओं की शिक्षा के लिए भी इस वुड डिस्पैच में काम किया गया था, बात कही गई थी, ठीक है। ये पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो वुड डिस्पैच इसलिए आया। और 1853 का जो चार्टर है, इसमें मुख्य बात यह था कि सिविल सर्विसेज के लिए यहां पे बात की गई थी।
कि सिविल सर्विस जो है, सर्विस का जो एग्जाम है वो कंपटीशन के बेस पे होगा, प्रतियोगिता के आधार पे होगा, ऐसा कहा गया था। प्रतियोगिता के आधार पर होगा, ये एक्चुअली में पॉइंट था। ठीक है, 1853 का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो इस तरह से इतने पॉइंट्स हमने देखे इसमें से। ठीक, ये पूरा का पूरा पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। करेक्ट आंसर आपके पास आया चार्टर्ड अधिनियम 1813, जिसमें पहली बार शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च किए गए थे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना है 1885 में ए ओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये एक सिविल अधिकारी थे, सिविल सेवानिवृत्त अधिकारी थे, सेवानिवृत्त अधिकारी थे। ठीक है, एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। 1885 में प्रथम अध्यक्ष जो है वो WC बनर्जी को बनाया गया था, बनर्जी थे। प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि थे उपस्थित। इस 72 प्रतिनिधि में कांग्रेस बनाने में उसके पहले भी बहुत सारे लीडर जिन्होंने अपना अपना योगदान दिया था उसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी थे। लेकिन जब स्थापना की बात आई थी, पहला अधिवेशन जब हुआ था, स्थापना अधिवेशन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी उपस्थित नहीं थे। करेक्ट आंसर होगा सी। क्यों? क्योंकि सुरेंद्रनाथ बनर्जी की एक संस्था थी इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी की संस्था थी। उस समय इसका भी अधिवेशन चल रहा था। जिस समय प्रथम अधिवेशन कांग्रेस का था, उसी समय इंडियन एसोसिएशन का भी अधिवेशन था। तो वो चूंकि संस्थापक थे उसके, तो वो चले गए थे इंडियन एसोसिएशन की अध्यक्षता में, तो यहां पे वो नहीं आ पाए थे। बाद में चल के क्या हुआ था कि 1886 या 7 में इंडियन एसोसिएशन को मिला दिया गया था कांग्रेस के साथ, कांग्रेस में विलय कर दिया गया था, कांग्रेस में विलय। तो करेक्ट आंसर यहां पे हो गया। ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, करेक्ट आंसर यहां पे हो गया सी, उपस्थित नहीं थे। ठीक, करेक्ट आंसर यहां पे हो गया सी। ये क्वेश्चन कई बीपीएससी भी पूछा है, ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर इसमें सी, इंडियन एसोसिएशन। प्रियंका कुमारी, वेरी गुड, इंडियन एसोसिएशन। अब आइए 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13। कांग्रेस के मन से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया? स्वराज, खुद का अपना राज होगा। ठीक है, इस शब्द को व्यक्त करने की बात जो है सबसे पहले कलकत्ता अधिवेशन 1906 में किया गया। दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे, दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। कलकत्ता अधिवेशन 1906, इसमें जो है स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। स्वराज, स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया। यहां एक बात और मैं बता दूं, स्वशासन ये भी एक शब्द था। ठीक है, स्वशासन, ध्यान दीजिएगा, स्वराज स्वशासन में कंफ्यूज नहीं करना है। स्वराज का पहली बार प्रयोग किया गया कलकत्ता अधिवेशन में, और स्वशासन शब्द जो था इसको होम रूल लीग, होम रूल लीग के द्वारा भारत में फैलाया गया या महत्व दिया गया, फैलाया गया। ठीक है, होम रूल लीग के द्वारा, ध्यान दीजिएगा इस बात को, होम रूल लीग, स्वशासन। ठीक है, और स्वशासन के अंतर्गत क्या था? धार्मिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, धार्मिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, सामाजिक राजनीतिक सुधार होना चाहिए, सामाजिक एवं राजनीतिक सुधार होनी चाहिए भारत के अंदर, सुधार, राष्ट्रीय शिक्षा, एक नेशनल एजुकेशन जो सभी लोगों को बराबर एक तरह से शिक्षा दे, एक ही प्रकार की शिक्षा, इस प्रकार की चीजें जो थी ये एक्चुअली में स्वशासन के अंतर्गत शामिल की गई थी होम रूल लीग के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखना है। तो स्वराज और स्वशासन में अंतर होता है, ध्यान दीजिएगा। ये बनारस अधिवेशन 1905, गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष है। इसमें स्वदेशी आंदोलन को लेकर, स्वदेशी जो आंदोलन है इसको लेकर प्रस्ताव पास हुआ था। ठीक है, बनारस अधिवेशन में। सूरत अधिवेशन 1907 जो है, इसमें गरमपंथी और नरमपंथी के मध्य विभाजन हो गया था। विभाजन, इसको सूरत विभाजन के नाम से जानते हैं। कारण विभाजन का क्या था
अध्यक्ष का चुनाव, अध्यक्ष का चुनाव, और कुछ प्रस्ताव भी थे इसके कारण अध्यक्ष का चुनाव। ठीक है, तो करेक्ट आंसर 13 का आ गया बी। 13 का करेक्ट आंसर बी होगा। सोनी कुमारी क्या है आपका? होम रूल लीग के द्वारा, ठीक है, होम रूल लीग के द्वारा, हाँ स्वशासन था, बिल्कुल सही। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड 9 अगस्त 1925 को हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन, रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, एसोसिएशन के द्वारा जो है ना ये काम को अंजाम दिया गया था। काकोरी षड्यंत्र कांड, जिसमें एक ट्रेन को लूट लिया गया था, उसके सरकारी खजाने को। 9 अगस्त 1925 की यह घटना है, और इसमें अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, इसके साथ रोशन सिंह, इसके साथ राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, ये 4 लोगों को फांसी की सजा दी गई थी, फांसी की सजा। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि इसमें कुल 27 लोग जो हैं उनको सजा दी गई, मेरा वर्ड समझना है, 27 लोगों को सजा दी गई, उसमें से 4 को फांसी दी गई थी, बाद बाकी को कई को कठोर कारावास, कई को थोड़ा कम कारावास, ऐसे करके दिया गया था। ठीक है, लेकिन यहां पर 7 जो लोग थे, 4 लोग, इनको फांसी दिया गया था। फांसी की सजा से बच निकलने वाले में कौन थे? चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद इसमें से बच के निकल गए थे, उनको इनमें फांसी नहीं मिली थी, जबकि वो भी इस घटना में शामिल थे। तो करेक्ट आंसर इसका होगा सी, चंद्रशेखर आजाद इसमें से बच के निकल गए थे। ठीक है, ठीक, सी। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पर, 15 पर, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किसने किया था? यह भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। माउंटबेटन ने, माउंटबेटन ने जो है गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था। किस समय? जब भारत का विभाजन हुआ, तो उस समय 1946 के आसपास, विभाजन से पहले ही ग्राउंड बन रहा था कि भारत का विभाजन होना है, तो निश्चित रूप से हिंदू और मुस्लिम दंगे अलग अलग जगहों पर हो रहे थे। इसमें से एक जो जगह था नौवाखली, बंगाल के आसपास था ये नौवाखली, यहाँ पे जो है काफी अधिक संख्या में जो है हिंदू और मुस्लिम दंगे हुए थे। तो वहां पे महात्मा गांधी ने वहां की उस समय यात्रा की थी। महात्मा गांधी ने यात्रा की नौवाखली की, और दंगों को रोकने का प्रयास किया, दंगों को रोकने का प्रयास किया। तो जब दंगों को रोकने का प्रयास किया, तो उनका ये प्रयास, चूंकि बहुत सारे लोग उनके साथ थे नहीं, कुछ ही लोग थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने महात्मा गांधी के इस प्रयास को देखकर कहा था वन मैन बाउंड्री, की एक व्यक्ति जो है बहुत कुछ कर सकता है। ठीक है, एक बाउंड्री की तरह खड़ा रहा वहां पे, और उसने दंगों को बचाने का कार्य किया। ये था एक्चुअली में गांधी जी का के बारे में माउंटबेटन का स्टेटमेंट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहां पे हो गया सी। 15 का करेक्ट आंसर हो गया यहां पे सी। अब आइए 16 पर, नवंबर 1936 में भागाधिकारी पट्टेदारों को जमींदारों के बेदखली प्रयासों के विरुद्ध, जमींदारों के बेदखली प्रयास के विरुद्ध बड़हिया में किसने एक बड़ा आंदोलन प्रारंभ किया? बड़हिया मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में उस समय था, अभी लखीसराय डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो अखिल भारतीय किसान सभा, करेक्ट, अखिल भारतीय किसान सभा। ध्यान रखिएगा, पहली बात तो ये, अखिल भारतीय जो किसान सभा की जब बात आती है, तो एक तो बिहार किसान सभा या प्रांतीय किसान सभा, बिहार प्रांतीय किसान सभा, बिहार प्रांतीय किसान सभा, एक तो ये था। ठीक है, 1929 में इसकी स्थापना, बिहार प्रांतीय किसान सभा, और दूसरा था अखिल भारतीय किसान सभा।
अखिल भारतीय किसान सभा, किसान सभा 1936। ये पटना, ये लखनऊ, लखनऊ दोनों की स्थापना सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गया, सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा 1936 लखनऊ और ये 1929 पटना। उसके पहले श्री कृष्ण सिंह और जुवेड़ के द्वारा भी एक किसान सभा की स्थापना की गई थी। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह एवं मोहम्मद जुबैर के द्वारा, ठीक है, ये 1922 के आसपास लगभग हुआ था। एक बार डेट को आप चेक कर लेंगे, ठीक है, बाद में पढ़ के कर लेना। 1922 तो ये बिहार किसान सभा बनाई थी, मुंगेर में इसकी स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है, तो इसमें से इतने सारे किसान सभा से रिलेटेड पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बता दिए। इसमें अखिल भारतीय किसान सभा जो है उसने इस काम को किया था, एक बड़ा आंदोलन प्रारंभ किया था। ठीक है, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आएगा कि इस एक यही बढ़िया में बकास्त आंदोलन चला था, बकास्त आंदोलन, इसी आंदोलन से संबंधित बकास्त आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे, नेतृत्वकर्ता लीडर कौन थे। ठीक है, तो उनका नाम होता है कार्यानंद शर्मा। नाम क्या है? कार्यानंद शर्मा। ये क्वेश्चन आपके बिहार स्पेशल के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि बकास्त आंदोलन जो बढ़िया में चला था इसका नेतृत्व किसने किया था, तो ये होगा कार्यानंद शर्मा। कार्यानंद शर्मा 1929 में कौन किया था सर, प्लीज बता दीजिए। वही बताया सो 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा और अखिल भारतीय किसान सभा दोनों की स्थापना सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। ठीक है, दोनों की स्थापना की गई थी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। 1936 या 34 होगा सर, नहीं 1936 होगा, 34 नहीं होगा। करेक्ट आंसर अभिषेक जी 1936 है, कहीं कोई 34 नहीं है, एकदम कंफर्म रहिए 1936। ठीक है, 34 नहीं होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, कार्यानंद शर्मा के द्वारा बकास्त आंदोलन चला, कहां चला? बढ़िया में चला। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 पर, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। 17 क्या कह रहा है? एक लड़का एक दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा होता है। ठीक है, एक मान लो ये दर्पण है, इसको मान लेते हैं दर्पण यानी मिरर, इससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पे खड़ा है ये, तो ये लड़का है हमारा 30 सेंटीमीटर की दूरी पे खड़ा है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। वह अपना सीधा प्रतिबिंब देखता है, हाँ सीधा देख रहा है। अच्छा, इसको जो है इसमें सीधा दिख रहा है। ठीक, जिसकी ऊंचाई उसकी वास्तविक ऊंचाई का 1/5 है। अच्छा, जितनी इसकी ऊंचाई है उसका 1/5 में काफी छोटा दिख रहा है। ओके, तो देखो कह क्या रहा है कि जो रियल में वस्तु है, इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब सीधा है एवं छोटा है, एक्चुअल में ये निकल रहा है। तो सीधा और छोटा प्रतिबिंब जो है वो हमेशा बनता है उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, क्योंकि उत्तल दर्पण का इमेज हमेशा वर्चुअल होता है। ठीक है, वर्चुअल होगा तो सीधा होगा और हमेशा वो छोटा रहेगा। ठीक है, तो उत्तल दर्पण इसका करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर इसका है उत्तल। देखिए, अवतल दर्पण जो होता है ना, प्रतिबिंब अगर देखें अवतल का, अवतल में छोटा एवं बड़ा दोनों बनता है। ध्यान दीजिएगा, दोनों बनता है, लेकिन सामान्यतः जो है वो बड़ा ही बनता है। जनरली अवतल दर्पण में छोटा एक ही बनेगा जब हम पोल और फोकस के बीच रहेंगे। तो करेक्ट आंसर यहां पे हो गया उत्तल। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब है वो भी सीधा बनेगा, जितना आपका आकार है समान आकार का बनेगा, समान ऊंचाई का बनेगा, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, उत्तल और अवतल, तो इसलिए करेक्ट आंसर यहां पे आ गया उत्तल। अच्छा, उत्तल दर्पण का उपयोग अगर कहे, उत्तल का उपयोग, तो दो उपयोग याद रखेंगे, क्योंकि इसका सीधा इमेज बनता है और छोटा बनता है, इसीलिए साइड मिरर में इसी का उपयोग होता है। गाड़ी के साइड मिरर में
और दूसरा ये प्रकाश को फैलाने का काम करती है, इसीलिए स्ट्रीट लाइट में इसी का उपयोग होता है। स्ट्रीट लाइट ये प्रकाश में, ठीक है। ये दोनों में उत्तल दर्पण। अवतल की अगर बात की जाए, अवतल की, तो ये प्रकाश को एक जगह जमा करती है। जहां प्रकाश जमा होगी वहां उष्मा जमा होगी, तो वस्तु को गर्म करने में इसका उपयोग होगा। वस्तु को गर्म करने में, एक तो ये, ठीक है। दूसरा ये बड़ा प्रतिबिंब बना के दिखाती है, तो बड़ा प्रतिबिंब देखने में, प्रतिबिंब जैसे डॉक्टर वगैरह के द्वारा आंख नाक कान की जांच होती है, तो उसमें फिर अवतल दर्पण होगा देखने में। टॉर्च में किसका उपयोग होगा? टॉर्च में वो अवतल का ही होगा, ठीक है। टॉर्च में अवतल का ही होगा। इसके साथ साथ एक और ध्यान रखिएगा, टॉर्च के साथ गाड़ियों के हेडलाइट में, क्योंकि अवतल दर्पण के फोकस पर अगर बल्ब को रख के जलाया जाता है तो वो लाइट जो है बिल्कुल जाती है दूर तक सीधी, पैरेलल। गुड़िया सिंह गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो इस तरह से गाड़ियों के हेडलाइट में भी इसका उपयोग किया जाता है। इतने उपयोग होते हैं अवतल के, और 2 उपयोग उत्तल का होता है, ध्यान रखिएगा, साइड मिरर में और स्ट्रीट लाइट में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हमेशा उत्तल, क्योंकि उत्तल में हमेशा सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा उत्तल दर्पण में, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कोहड़े में हम देख नहीं सकते क्योंकि, देखिए कोहड़ा का एक्चुअल मतलब क्या होता है पहले ही समझ लेते हैं। देखिए जैसे ये अर्थ है हमारी, उसके ऊपर ये वायुमंडल है, तो इस वायुमंडल में हवा भी होती है, और हवा तो होती है, वाष्प भी होती है, और धूल के कण भी होते हैं। ये 3 चीज तो होते ही होते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि जब मौसम ठंड का आ जाता है, तो ठंड के मौसम में ये वाष्प जो है ये बदल जाता है पानी में। कब? ठंड के मौसम में, विंटर सीजन में, विंटर में, ठीक है। पानी बदल गया, वाष्प बदल गया पानी में, और वो पानी फिर कहाँ आ गया? तो ये धूल का जो कण है उसके ऊपर ही आके इस तरह से ड्रॉप बना लिया, और ड्रॉप जब बना लिया तब लाइट जब यहां से गुजरेगी, इससे पहले वायुमंडल में नॉर्मल गुजर जाती थी, अब जब गुजरेगी तो ये डस्ट और पानी का कण जो है ये लाइट के डायरेक्शन को बदल देगा, इधर उधर कर देगा, ठीक है। इस घटना को हम स्कैटरिंग के नाम से जानते हैं। इसको कहते हैं प्रकीर्णन या स्कैटरिंग। तो उसकी वजह से लाइट का डायरेक्शन ही जब बदल गया तो क्या हम आगे देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। इसीलिए हम कोहड़े में आगे देख नहीं पाते हैं, और इसकी पूरी कहानी यही होती है, स्कैटरिंग की वजह से ऐसा होता है। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा फॉग एब्जॉर्ब लाइट, तो नहीं होगा, फॉग इज लाइट गेट्स स्कैटर्ड बाय ड्रॉप। सी करेक्ट आंसर इसका सी है, लाइट गेट्स स्कैटर्ड बाय फॉग ड्रॉपलेट्स। कोहड़े की बूंदों द्वारा प्रकाश का क्या होता है? प्रकीर्णन होता है। करेक्ट आंसर से ये है, करेक्ट आंसर जो है आपके पास वो ये है, ठीक है। करेक्ट आंसर कौन? सी है, सी है करेक्ट आंसर, आपके पास सी है। आंदोलन अधिवेशन भी करा दीजिए सर प्लीज। अभिषेक कुमार, ठीक है सर, हम देखते हैं इसको मॉडर्न हिस्ट्री का कैसे हो पाता है। सो हम बोलेंगे वहां पे टेस्ट में कुछ हो जाएगा तो, ठीक है। ओके, थैंक यू। तो 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 पे अब आइए। सप्लाई लाइन में शक्ति को उच्च वोल्टता पर स्थानांतरित किया जाता है। पावर जो ट्रांसमिशन होती है इलेक्ट्रिसिटी की, उसमें जो सप्लाई लाइन होती है, ठीक है, उसको ट्रांसफर किया जाता है हाई वोल्टेज पर, केवल इसीलिए क्योंकि जो पावर होता है उसके डेसिपेशन को कम किया जा सके, और जो है आपका करंट जो है बिना पावर को डेसिपेट किए, बिना शक्ति को डिस्टर्ब किए एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सके। तो इसमें से पावर डेसिपेशन को कम करने के लिए होता है अधिक शक्ति के स्थानांतरण, मोर पावर नहीं, टू मिनिमाइज एनर्जी लॉज, रिड्यूस एनर्जी टू मिनिमाइज एनर्जी। शक्ति क्षय को, देखिए दोनों ऑप्शन बिल्कुल एक दूसरे से टच कर रहा है, लेकिन करेक्ट आंसर इसमें सी होगा, क्योंकि कम करना नहीं, न्यूनतम करना ज्यादा जरूरी होता है, ये ज्यादा करेक्ट वर्ड है। तो करेक्ट आंसर यहां पे हो गया सी, ठीक है। पावर डेसिपेशन को कम करने के लिए, एकदम बिल्कुल मिनिमम करने के लिए सप्लाई लाइन जो है उसमें हाई वोल्टेज दिया जाता है। एक बात ध्यान रखिएगा कि वोल्टेज जो है ये एसआई यूनिट ऑफ वोल्ट है, एसआई यूनिट ऑफ वोल्ट।
वोल्ट की एसआई यूनिट वोल्टेज होती है, और यहां पर वोल्टेज से करंट का सीधा रिलेशन होता है। क्या होता है? वोल्टेज यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है करंट यानी I। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, वोल्टेज यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है करंट के। करंट वोल्टेज की वैल्यू अगर बढ़ती है तो करंट की वैल्यू भी बढ़ेगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I आ गया, V प्रोपोर्शनल टू I। इसको एक्चुअली में हम क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिएगा, इसको ओम्स लॉ या ओम का नियम कहते हैं। ओम का नियम कहा जाता है, ओम का नियम। ठीक है, और जब कभी किसी भी सर्किट में करंट फ्लो करती है, करंट जब चलती है, आई का मतलब करंट का चलना, तो जो वायर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनका एक निश्चित दिशा नहीं होता, और करंट का मतलब होता है निश्चित दिशा में चलने वाले इलेक्ट्रॉन, तो बिना दिशा वाले इलेक्ट्रॉन और एक दिशा वाले इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में टकराते हैं, और टकराने के बाद क्या होता है, यहां काफी अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है, एनर्जी लॉस होती है। ठीक ना, जो एनर्जी डिसिपेशन था यही था कम करना, एनर्जी लॉस हुई। ये एनर्जी किस रूप में निकलती है? तो हीट के रूप में निकलती है, उष्मा के रूप में निकलती है। इसीलिए क्या कहा जाता है कि जिस भी वायर में, तार में जहां भी विद्युत धारा फ्लो करेगी उसके निकट काफी अधिक मात्रा में उष्मा निकलेगी। इसी का प्रयोग तो होता है कहां? इलेक्ट्रिक हीटर में, इसी का प्रयोग होता है बल्ब में, इसी का प्रयोग होता है आयरन करने में, कपड़ों को आयरन करने में। इस सब किसका उपयोग है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव इसको कहते हैं, है ना, इसमें इसका उपयोग किया जाता है। तो यहां पर ओम का नियम V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, I बढ़ेगा V बढ़ेगा, I घटेगा V घटेगा। ठीक है, एनर्जी लॉस का मतलब यही हुआ, इलेक्ट्रॉन का टकराना, दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन वाले, बिना डायरेक्शन वाले। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जब इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन में चलता है तब उसको हम कहते हैं करंट, तब उसको हम करंट कहते हैं। जब दिशा, किसी दिशा में इलेक्ट्रॉन चले, इलेक्ट्रॉन जब एक निश्चित डायरेक्शन में चलने लगे तो इसी को हम कहते हैं करंट। अदरवाइज इलेक्ट्रॉन कभी रुकता नहीं है, वो तो चलते ही रहता है, लेकिन बिना डायरेक्शन के चलेगा, बिना दिशा के, तो उसको करंट नहीं कहा जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट है। हाँ अभिषेक कुमार, मैं ही करता हूँ ये डिस्कशन। 9:15 से शुरू होता है, 9:45 तक मैथ का चलता है, और 9:45 से 11 बजे तक मैं करता हूँ। ठीक है, डेली होता है ये, ध्यान दीजिएगा, डेली डिस्कशन होता है। ठीक है, मैं डेली डिस्कशन करवाता हूँ 11 बजे से, सॉरी 9:45 से लेके 11 बजे तक। ठीक है, अब आइए, उसके बाद यहाँ पे एक बैच की बात हो रही है, PRT 1 से 5 तक NCERT SCERT पर आधारित, वो 499 वाला बैच है, 24 अप्रैल 2024 से लागू है, आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, ये फास्ट ट्रैक बैच है जिसमें रिवीजन करवाने की बात होती है। ठीक, आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। किस एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज या फ्रक्टोज में परिवर्तन होता है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज जो है वो C2H5OH। पहली बात तो ये क्या है? तो ये इथाइल अल्कोहल कहलाता है, इथाइल अल्कोहल, और इसको इथेनॉल भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, इथेनॉल। ठीक है, इसको दो नाम देंगे, इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल कहेंगे C2H5OH को। ये क्या है एक्चुअली में? इसको ध्यान दीजिएगा, इसको नॉर्मल वाइन भी कहा जाता है, नॉर्मल वाइन यानी शराब, अगर हम शब्द यूज करें तो ये शराब है। ठीक है, बेसिकली जिसको लोग पीते हैं ड्रिंक के रूप में, और कहीं कोई समस्या नहीं होती है। मैं ये पॉइंट क्यों बता रहा हूं, मुझे दिख गया, याद आ गया, इसलिए इसमें एक पॉइंट और याद रखिएगा कि अगर ये C2H5OH कन्वर्ट होके आपके पास CH3OH बन जाए, CH3OH जिसको हम कहेंगे मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, और इसको मिथेनॉल कहा जाएगा, अगर मिथेनॉल, तो उस कंडीशन में ये आपको पॉइजनस वाइन होगी, पॉइजनस वाइन, जहरीली शराब कहलाएगी। आपने कई बार सुना होगा कि बहुत सारे लोग मर जाते हैं, अंधे हो जाते हैं, तो वो एक्चुअली में जो कुछ पीते हैं वो होता है मिथाइल अल्कोहल। जब इथाइल अल्कोहल का फर्मेंटेशन बहुत ज्यादा हो जाए, किण्वन बहुत ज्यादा हो जाए बैक्टीरिया और फंगी के द्वारा, तो वो मिथाइल अल्कोहल में बदलने की उसकी पूरी गुंजाइश होती है। तो उस परिस्थिति में क्या होगा कि मिथाइल अल्कोहल बहुत नुकसानदायक होगा, मौत होगी,
जहरीली शराब यही है केमिकली रूप से, और केमिकली रूप से नॉर्मल शराब जो है वो इथाइल अल्कोहल है। एक तो पॉइंट ये हो गया। अब कह रहा है कि ग्लूकोज या फ्रक्टोज जो है वो इस इथाइल अल्कोहल में किसके एंजाइम के द्वारा, किस एंजाइम के द्वारा बदलता है? तो करेक्ट आंसर बी है, जाइमेज। तो याद रखना पड़ेगा आपको, जाइमेज एंजाइम के द्वारा इसको बदला जाता है। ठीक है, जैसे मैं अगर बताऊं आपको कि जो फैट होता है, फैट को लाइपेज नाम का एक एंजाइम है, ये किस में बदलता है? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में, ग्लिसरॉल में बदलता है। फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एक तो ये हो गया फैट। उसी तरह से अगर हम देखें लैक्टोज, जो दूध में पाए जाने वाला होता है, इसको लैक्टेज, लैक्टेज नाम का जो एंजाइम है, लैक्टेज, ये किस में बदलता है? तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में बदल देता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। उसी तरह से अगर माल्टोज की बात करें, माल्टोज, इसको एक एंजाइम होता है माल्टेज, याद रखना आसान है, उसी नाम से होता है माल्टेज। ये किस में बदलता है? ये बदलता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। माल्टोज जो है इसको माल्टेज बदलता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। ठीक है, एक होता है फ्रक्टोज, फ्रक्टोज, इसको फ्रक्टेज नाम का जो एंजाइम है, ये किस में बदलता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ये एक्चुअली में सुक्रोस होगा, सुक्रोस, सुक्रोस एंजाइम जो होगा वो सुक्रेस एंजाइम होगा। तो मैं बता क्या रहा हूं, इसको ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में बदलता है, ये फ्रक्टोज हो गया, फ्रक्टोज। तो इस प्रकार से कई एंजाइम होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर रासायनिक क्रिया करते हुए इसको बदलते हैं। फैट वाला इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान रखिएगा। लाइपेज जो होता है ये फैट को फैटी एसिड, यानी फैट का मतलब वसा हो गया यहाँ, वसा को वसीय अम्ल, वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में बदलता है। ठीक है, उसी तरह से लैक्टोज जो दूध में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, ठीक है, इसको एंजाइम लैक्टेज नाम का होता है, वो ग्लूकोज गैलेक्टोज में बदलता है। माल्टोज जो है ये स्प्राउट्स जो हम खाते हैं, जैसे चना वगैरह फुला के, मूंग वगैरह फुला के खाते हैं अंकुरित करके, तो उसमें माल्टोज जो होता है उसको माल्टेज ग्लूकोज और ग्लूकोज में बदल देता है। उसी तरह से सुक्रोज जो गन्ने के रस में पाया जाता है, गन्ने के रस में, ठीक है, पाया जाता है, इसको सुक्रेस क्या करता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलता है। अलग अलग एंजाइम है, ये बदलता है। ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से श्रेया कुमारी का क्वेश्चन है कि जो पेड बैच टेस्ट होता है, अगर मुझे भी टेस्ट देने हो तो कैसे होगा सर? एक्चुअली में आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास होगा इंस्टीट्यूट का, ठीक है, आप वहां से कॉन्टेक्ट कर लीजिए। इतनी सारी जानकारी तो हमारे पास नहीं होती है, तो एक बार जो है कॉन्टेक्ट कर ले, वहाँ पे आपको पूरा क्लियर बता दिया जाएगा कि कैसे ये होता है। ठीक है, टेस्ट का कैसे होगा, सिर्फ टेस्ट का, टेस्ट के साथ क्लास का कैसे होगा, कॉन्टेक्ट नंबर से आप जो है इसको पता कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म वाले। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। अब आइए 21 की तरफ। जिलेटिन का बहुधा उपयोग आइसक्रीम बनाने में क्यों किया जाता है? ध्यान रखिएगा, इसमें से ये जो पॉइंट है, जिलेटिन जो है इसमें ग्लाइसिन एवं प्रोलीन, प्रोलीन नामक प्रोटीन होता है, प्रोटीन होता है, ध्यान रखिएगा, प्रोटीन होता है। ठीक है, और ये तो ये एक प्रोटीनियस सब्सटेंस है। 95% एक्चुअली में प्रोटीन नामक प्रोटीन नहीं होता, नामक इसमें एमिनो एसिड होता है, एमिनो अम्ल होता है इसमें। ठीक है, किस प्रकार? ग्लाइसिन और प्रोलीन नाम का, किसमें? जिलेटिन में। और ये क्या करता है कि जब हम आइसक्रीम वगैरह में इसको डालते हैं तो ये क्या करता है कि कोलाइडल जो सॉल्यूशन होता है उसको स्टेबलाइज करता है और क्रिस्टल बनने से उसको रोकता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे किसका? बी आएगा।
21 का करेक्ट आंसर बी होगा, इसको ध्यान रखिएगा। आपके एग्जाम के क्वेश्चन में यह आ सकता है कि जिलेटिन में एक्चुअली में क्या होता है, जिसमें 95% प्रोटीन होता है, ठीक है। ये एक ऐसा खाने वाला सामान है जो स्वादहीन है, कोई इसमें टेस्ट नहीं होता है, ठीक है। करेक्ट आंसर बी, कोई टेस्ट नहीं, कोई गंध नहीं होता इसमें, नो टेस्ट नो स्मेल, ध्यान देना है, नो टेस्ट नो स्मेल, ठीक है। करेक्ट आंसर ये हो गया। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 22। थैलेसीमिया एक अनुवांशिक रोग है जो कि प्रभावित करता है किसको, ब्लड को, ध्यान रखिएगा। थैलेसीमिया जो है इसको क्या कहते हैं एक्चुअली में, थैलेसीमिया का मतलब होता है ब्लड का जो फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन नहीं होता है, मतलब बोन मैरो जो अस्थि मज्जा हमारी है वो ब्लड का फॉर्मेशन करती है, रक्त बनाती है, लेकिन किसी कारण से जब उसमें समस्या आ जाए और ब्लड का फॉर्मेशन ना हो रहा हो तो उस परिस्थिति में थैलीसीमिया नाम की बीमारी होती है, रक्त नहीं बनना, थैलीसीमिया। इसमें एक होता है हीमोफीलिया, ये भी रक्त से ही संबंधित है, हीमोफीलिया। इसमें क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, रक्त का थक्का नहीं जमता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। एक तो ये ध्यान रखिएगा हीमोफीलिया, ठीक है, हीमोफीलिया, थैलीसीमिया, और एक होता है ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया ये भी ब्लड से ही रिलेटेड होता है। ल्यूकेमिया में क्या होता है कि WBC व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं, श्वेत रक्त कशिकाएं, रक्त कणिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल्स की मात्रा अत्यधिक हो जाती है, अत्यधिक वृद्धि होने लगती है इसमें, अत्यधिक वृद्धि, व्हाइट ब्लड सेल्स की मात्रा अत्यधिक वृद्धि में अत्यधिक वृद्धि होती है। इसको ब्लड कैंसर के नाम से भी जानते हैं, ब्लड कैंसर कहते हैं। तो ब्लड से रिलेटेड 3 बीमारी है, तीनों को याद रखिएगा। थैलीसीमिया ब्लड बनेगा नहीं, हीमोफीलिया ब्लड में रक्त का थक्का नहीं जमेगा शरीर में, और ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर जिसको कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 23 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक प्राणी ऐसा जिसमें रक्त नहीं होता परंतु वह श्वसन करता है, रक्त नहीं होता, ब्लड नहीं होता है, सांस लेता है। करेक्ट आंसर हाइड्रा, ये तो पता होगा आप लोगों को, हाइड्रा। हाइड्रा एक्चुअली इसमें रक्त नहीं होता, इसमें क्या होता है कि जब हाइड्रा पानी में जाता है, पानी में जाता है, ठीक है, या ये कह सकते हैं जब इसके शरीर में पानी जाता है, ठीक है, हाइड्रा के शरीर में पानी, ऑक्सीजन तथा भोजन लेकर जाता है, ठीक है, पानी ही होता है, जब उसके शरीर में गया तो वही पानी ऑक्सीजन और भोजन दोनों लेगा, ठीक है, दोनों लेके जाएगा हाइड्रा में, खाना पीना उसका पूरा हो गया। तथा जैसे ही पानी निकलेगा, पानी निकलते समय जो CO2 बना था वो तथा अपशिष्ट पदार्थ को बाहर कर देता है, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर कर देता है। तो इस प्रकार से सारा खेल पानी का होता है, ठीक है, वाटर का होता है। तो ये जो है हाइड्रा है जिसमें ब्लड नहीं है और बेसिकली क्या है, वाटर है, ठीक है, वाटर होता है। तो इसलिए करेक्ट आंसर इसका हुआ सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर सी हुआ 23 का। उसके बाद 24, द्विबीजपत्री पौधों के तने में संवहनी मंडल सामान्यतः किस रूप में पाए जाते हैं, ये कोलेट्रल होता है, ध्यान दीजिएगा, कोलेट्रल इसको कहते हैं, ठीक है, इस प्रकार का पाया जाता है। समपार्श्विक संवहनी मंडल जो है सामान्यतः वो समपार्श्विक होता है या कोलेट्रल होता है। यहां पे ध्यान दीजिएगा कि एंजियोस्पर्म जिसको हम कहते हैं, एंजियोस्पर्म मतलब ऐसे पौधे जिनके बीज के ऊपर आवरण होता है, कवर होता है, ठीक है, आवरण होता है, जिसमें नहीं होता है वो निग्नोस्पर्म कहलाते हैं, ठीक है। ये एंजियोस्पर्म है, इसमें बीज के आवरण होता है, इसके 2 भाग होते हैं, मोनोकॉट और डाइकॉट, ठीक है। एक बीजपत्री पत्री
और यहाँ होता है द्विबीजपत्री। दो प्रकार के ये जो हैं पौधे के जो हैं अलग अलग टाइप के पाए जाते हैं। इनके पत्ते में अलग अलग संरचना पाई जाएगी। इसका पत्ता जो होगा वेंटिलेटर सीधा वाला होगा, ठीक है, और इसका इस तरह का रहेगा जिसमें कटिंग होगी, ध्यान दीजिएगा इस तरह से। तो कटिंग वाला जो है द्विबीजपत्री होता है, और जिसमें कटिंग नहीं होती, पत्ते को आप देखेंगे पेड़ को गौर से तो ध्यान रहेगा, जो बिल्कुल सीधी वेंटिलेशन होती है एक ही जगह, एक बीच में मिलेगा, बाद बाकी बिल्कुल क्लियर, तो वो एक बीजपत्री है। और जिसमें पौधे में कटिंग आपको मिलेगी वो आपका द्विबीजपत्री डाइकोट का उदाहरण, सब एंजियोस्पर्म का उदाहरण है। तो यहाँ द्विबीजपत्री की बात पूछा है, डाइकोट, इसमें एक्चुअली में कोलेट्रल होता है। करेक्ट आंसर 24 का सी। करेक्ट आंसर जो है 24 का वो होगा सी, ठीक है। आगे आइए 25 पे। अब इसके बाद तो मैथ है। अब उसके बाद 33 पे आइए। साहित्य के करंट का क्वेश्चन है। अब तो ये सब नॉर्मल और फैक्ट्स वाला होगा। साहित्य के शहर का खिताब प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? कौन सा बना है? साहित्य के शहर का खिताब प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहर, क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर कोझिकोड केरल। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? कोझिकोड केरल, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है सी। 33 का करेक्ट आंसर क्या है? सी। कोझिकोड केरल जो है ये साहित्य के शहर का खिताब प्राप्त करने वाला पहला शहर जो है भारत का बना, ठीक है, करेक्ट आंसर सी। उसके बाद आगे आइए 34 पर। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात माइकोंग का नामकरण किस देश ने किया है? माइकोंग चक्रवात का नामकरण किया गया था म्यांमार के द्वारा, म्यांमार के द्वारा, ठीक है। इसका मतलब होता था लचीला चक्रवात, यानी उतना नुकसानदायक नहीं, लचीला चक्रवात, कुछ ऐसा इसका मीनिंग था म्यांमारी भाषा में, ठीक है, जो वहां पर किया गया था। चक्रवात एक्चुअली में दो तरह के होते हैं, एक होता है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, उष्ण कटिबंधीय, और एक होता है शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, कटिबंधीय, ठीक है, जो कर्क एवं मकर रेखा के मध्य आता है, वो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, ठीक है। 23 1/2 डिग्री नॉर्थ से लेके 23 1/2 डिग्री साउथ, इसके बीच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये उष्ण होता है। और शीतोष्ण जो है ये दोनों गोलार्ध में 35 डिग्री से 65 डिग्री के मध्य जो आता है, मध्य, ये कहलाता है एक्चुअली में शीतोष्ण कटिबंध, दोनों गोलार्ध में, दोनों गोलार्ध में, ठीक है, दोनों गोलार्ध में, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से करेक्ट आंसर यहां पे आ गया, करेक्ट आंसर आ गया सी, म्यांमार, म्यांमार, ठीक है। 35 झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा किसान समागम का शुभारंभ किया? तो करेक्ट आंसर सी, खरसावा, याद रखिएगा, खरसावा करेक्ट आंसर है, जहां पे किसान समागम का शुभारंभ किया गया है, झारखंड के राज्यपाल के द्वारा शुरू किया गया है। 36 हाल ही में किस राज्य में चंदूबी महोत्सव मनाया गया? चंदूबी महोत्सव एक्चुअली में क्या होता है कि चंदूबी एक नहर है, या चंदूबी नहर है, नहर, उसके किनारे जो ये त्योहार मनाया जाता है, किनारे हांजोंग समुदाय के द्वारा असम में मनाया जाता है, असम में मनाया जाता है। तो एक क्वेश्चन और यहां से निकल के आपके पास आ रहा है कि असम में कौन से समुदाय, एक हांजोंग समुदाय कहाँ रहते हैं? तो असम में रहते हैं, और उनके द्वारा मनाए जाने वाला ये त्योहार जो है चंदूबी महोत्सव है। तो कौन सा? ए मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, तीनों में से एक भी नहीं है, तो करेक्ट आंसर ई है। करेक्ट आंसर क्या हो गया? ई। 36 का करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे सी, यहाँ असम में होता है, बिल्कुल करेक्ट। 37 पे आइए। किस राज्य सरकार ने फाइलेरिया को खत्म करने के लिए एक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू किया है? फाइलेरिया बड़ी गंभीर बीमारी होती है, ठीक है, इसको खत्म करने के लिए उत्तर प्रदेश के द्वारा अभी मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान की शुरुआत की गई थी। तो करेक्ट आंसर इसका हो गया सी, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, 37 का सी, जहां मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान को चलाया गया है। 38 पे आइए। हाल ही में डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल, हेल्थ की जब बात होगी और वो भी वर्ल्ड लेवल पर, विश्व लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर, तो इसमें केवल और केवल कौन आएगा? WHO आएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? WHO, ठीक है, GIDH लॉन्च किया गया है। ये जो है 38
WHO वर्ल्ड पर वैश्विक पहल, यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड के देशों का क्या नजरिया है स्वास्थ्य के ऊपर, इसको लेकर चर्चा हुई इसमें। तो WHO करेक्ट आंसर सी, 38 का सी। 39 राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली NAFIS एक डेटाबेस प्रणाली है जिसमें मतलब सभी लोगों का डेटा रहता है। इसका प्रबंधन कौन करता है? ठीक है, प्रबंधन करता है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। NCRB जो है यही हमारे देश में क्राइम का डाटा भी जारी करती है कि किस क्षेत्र में किस प्रकार के क्राइम है, कितने क्राइम हुए हैं अलग अलग राज्यों में। ठीक है, और यही जो है ये राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली को भी एक तरह से रखती है डेटा के रूप में। तो करेक्ट आंसर 39 का हमारे पास आया सी। 40 पे आइए, गणतंत्र दिवस परेड की झांकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, गणतंत्र दिवस परेड के लिए झांकियों का चयन गृह मंत्रालय की एक विशेषज्ञ समिति द्वारा किया जाता है। ये पूरी लाइन में से अगर इसको निकाल दीजिए तो ये लाइन बिल्कुल सही है। गणतंत्र दिवस परेड के लिए झांकी का जो चयन होता है उसमें विशेषज्ञ समिति होते हैं जो कला के बारे में जानकारी रखते हैं, राज्य की विविधता के बारे में जानकारी रखते हैं, भारत की डाइवर्सिटी के बारे में, अलग अलग संस्कृति के बारे में जानकारी रखते हैं। ऐसे विशेषज्ञ लोगों को सरकार जो है एक कमेटी बनाकर उसमें रखती है और उसकी सिफारिश पे झांकियों का चयन होता है। सरकार का कोई मंत्रालय इसमें शामिल नहीं होता है, ध्यान रखना है। तो गृह मंत्रालय नहीं होना चाहिए। अगर ये गृह मंत्रालय लिखा हुआ है तो ये लाइन गलत है पहला। ठीक है, और अगर गृह मंत्रालय नहीं होता तो ये लाइन बिल्कुल सही था कि विशेषज्ञ समिति करती है। गैर चयनित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान, यानी जिनका चयन नहीं हुआ है जिस राज्य का और यूटी का, वो लाल किले पर 6 दिवसीय कार्यक्रम भारत पर्व में अपनी झांकी प्रदर्शित कर सकते हैं। ये व्यवस्था की गई है, ये पॉइंट सही है। दूसरा, तीसरा, सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 3 साल के चक्र के भीतर 24 से 26 गणतंत्र दिवस परेड में अपनी झांकियां पेश करने के लिए चक्रीय कार्यक्रम स्थापित की है। ये भी सही है। तत्काल अभी काफी कुछ इसमें इंप्रूवमेंट किया गया है। ठीक है, उससे करंट से रिलेटेड पॉइंट्स था ये। तो ऐसे अगर हम गृह मंत्रालय को निकाल दें तब तो 1 2 3 आंसर सही है। अगर गृह मंत्रालय को रहने दें इसमें से अगर गृह मंत्रालय रहेगा तब तो 2 और 3 केवल आंसर होगा। तो 2 और 3 का मतलब सी, करेक्ट आंसर यहां पे होगा सी। ठीक है, और अगर उसको निकाल देते हैं तब करेक्ट आंसर बन जाएगा 1 2 3 तीनों, क्योंकि एक विशेषज्ञ समिति ये करती है। ठीक है, तो आज जो है आज का जो है ये एक्चुअली में टेस्ट का डिस्कशन यहीं तक रहेगा। अगले क्लास में फिर हम लोग मिलेंगे कल 9:45 पर। तो फिर एक नए टेस्ट नंबर 11 का डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।